देखो कल हम लोग जो डिस्कस किए थे वो था टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। उसमें जो सबसे पहले था हमारा वो था आइसोथर्मल, दूसरा था हमारा आइसोबारिक, तीसरा था हमारा आइसोकोरिक और चौथा था हमारा एडियाबैटिक। ठीक है, यही था। आइसोथर्मल के केस में हमारा क्या हो जाता था, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट हीट। जो चेंज इन हीट एनर्जी था वो हमारा जीरो था एडियाबैटिक के केस में, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और आइसोथर्मल। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये हम कल डिस्कस कर चुके थे। अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो है, ये तो ठीक है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, बट इसके ऊपर भी एक और है कि हमारे पास जैसे कि रिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये भी टाइप्स ऑफ प्रोसेस ही हैं, बट जैसे कि हमारे पास मान लो कि आइसोथर्मल कोई चीज़ है, तो हम लोगों को आइसोथर्मल पे भी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबैटिक में रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोबैरिक, इरिवर्सिबल आइसोबैरिक। मतलब कि इनके दोनों के सब डिविजन्स बन सकते हैं किसके अंडर, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो प्रोसेस है उनके अंडर। क्लियर है मैंने क्या बोला? ये मैंने टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बता दी। इन जनरल, अब इन जनरल कैसे होते हैं, जो प्रोसेसेस हैं उनको हम दो सब टाइप्स में और डिवाइड कर सकते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब जो हमारा आइसोथर्मल है मान लो, उसको हम रिवर्सिबल भी बता सकते हैं, एक बारी आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, एक बारी हम बता सकते हैं आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसी तरह आइसोबैरिक को भी बता सकते हैं रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल आइसोबैरिक। पर हमारे काम का सिर्फ दो है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो हम देखते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? किसी को डाउट तो नहीं है? आवाज आ रही है ना? यस मैम। देखो अब जो है हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस, और साथ में हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब बताओ रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब कि सिंपल है। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब कि जो प्रोसेस रिवर्स हो जाए, जो भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं वो अगर रिवर्स हो जाए तो उसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। अगर वो रिवर्स ना हो पाए तो उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। इसका मतलब क्या, देखो अब देखो जो प्रोसेस छोटे छोटे स्टेप्स में हो रहे हैं, जो प्रोसेस छोटे छोटे स्टेप्स में हो रही है उसको रिवर्स करना इजी है कि जो प्रोसेस फटाक से हो जा रहा है, मतलब जैसे कि ये यहाँ पे इनिशियली है और फाइनली यहाँ पे है। बताओ क्या है, मैंने बनाया दो चीज, एक प्रोसेस हो रहा है छोटे छोटे स्टेप्स में, पहले यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, ये होता है प्रोसेस हो रहा है। तो तुम बताओ इसमें वापस आना इजी है कि इसमें वापस आना इजी है? ये लंबे लंबे स्टेप्स ले रहा है, मतलब कि ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो इसमें वापस आना इजी है कि इसमें वापस आना इजी है? ऑब्वियस है, जो प्रोसेस छोटे छोटे स्टेप्स में हो रहा है उसमें वापस आना इजी है। अब देखो जैसे कि तुमको सीढ़ी चढ़ना है, ये तुम्हारे पास सीढ़ी है, तुम यहाँ से अभी यहाँ पे आए हो तो तुम वापस आ सकते हो, चाहे यहाँ से यहाँ गए हो तो भी वापस आ सकते हो। लेकिन अब तुम यहाँ पे कूद चुके हो तो क्या वापस आना तुम्हारा पॉसिबल है? यहाँ पे नहीं है। तो जिस केसेस में बड़े बड़े प्रोसेस हो रहे हैं, मतलब एक्चुअल स्टेप्स बहुत बड़े बड़े हैं, उसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। और रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में जो स्टेप्स होते हैं, जो स्टेप्स हो रहे हैं
वो छोटे छोटे हो रहे हैं, तो उसमें रिवर्ट बैक करना मतलब वापस आना उसमें ईजी हो जाता है। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनमें जो स्टेप्स होते हैं, मतलब कि किसी भी प्रोसेस को करने के लिए, मतलब तुमको कोई काम करना है यहाँ से यहाँ, अब तुम उसको एक दिन ले रहे हो, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, और फिर फाइनली कंप्लीट करें। अब तुम्हारे पास कोई काम है, उसको तुम एक दिन लगे और बस कंप्लीट कर दिए लास्ट। तो सेम चीज है इसमें, तुम अगर एक दिन में तुम यहाँ पे गलती भी किए हो कुछ, तो तुम वापस आ सकते हो। लेकिन इसके केस में तुम अल्टीमेटली जो होना चाहिए डेस्टिनेशन वहां तक पहुंच चुके हो, तो वापस आना इसमें मुश्किल नहीं है, इसमें मुश्किल है। तो ऐसे प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस को करने के लिए जिन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है वो छोटे छोटे से होते हैं, तो उसमें रिवर्ट बैक करना मतलब वापस आना बहुत ईजी होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो स्टेप साइज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में लिख लो कि विच ऑकर्स इन इन्फिनिटी स्मॉल स्टेप्स। यहाँ पे लिखो विच, द प्रोसेस विच ऑकर्स इन इन्फिनिटी स्मॉल स्टेप्स। इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप मतलब इसमें बहुत सारे, कभी बहुत इन्फिनिटी नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स होते हैं इसमें, इस प्रोसेस को होने के लिए। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम टू फिनिश हो सकता है। इसमें कितना टाइम लग सकता है हमारे पास, ऐसे मान सकते हैं कि हम कभी खत्म ही ना हो, ये इनफाइनाइट टाइम टू फिनिश। जबकि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है विच ऑकर एट वंस, ये कैसे होता है, एक बार में हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं विच ऑकर्स एट वंस, विच ऑकर्स एट वंस। इसमें होता है फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट टाइम, इसमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उसमें हमारा काम हो जाता है फाइनाइट टाइम। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है ये वाले पॉइंट में कि इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में ये जो मैंने पॉइंट लिखा है इसका मतलब क्या है? अब देखो जो दूसरा पॉइंट है रिवर्सिबल का, ये स्टेप ऑब्वियस है कि इसमें होता है, ये इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होता है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, और मैंने बोला कि ये इनफाइनाइट टाइम तक जाता है, मतलब कि इसकी जो टाइम है कंप्लीट होने की वो बहुत लंबी है। तो ये कैसा प्रोसेस है? ये स्लो प्रोसेस होता है। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो हमारा फास्ट प्रोसेस होता है। क्लियर है? अब जो देखो जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रीवियस स्टेप। ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम विथ प्रीवियस स्टेप। इसमें मैंने क्या बोला था कि रिवर्सिबल प्रोसेस का जो सबसे पहला पैरामीटर है, मतलब कि ये छोटे छोटे स्टेप्स में होता है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हो रहे हैं। पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ यहाँ, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हो रहे हैं। और ये कैसे प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है। अब ये जो है कि ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रीवियस स्टेप, मान लो ये कोई हमारा स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, तो हमेशा ये होगा कि जो सेकंड स्टेप है वो फर्स्ट स्टेट के इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब कि अभी क्या इसका मतलब क्या होता है मैं वो बताऊंगी कि यहाँ पे ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रीवियस स्टेप। जो भी यहाँ पे कंडीशंस मेंटेन्ड है, सेकंड स्टेप में भी वही कंडीशंस मेंटेन्ड होंगे, मतलब कि इसमें जो स्टेप्स होते हैं वो एक दूसरे में इक्विलिब्रियम में होते हैं। जबकि इरिवर्सिबल में ऐसा होता है कि जो इक्विलिब्रियम होती है, इक्विलिब्रियम हमारी इनिशियली और फाइनली होती है, बाद बीच में नहीं होती है। इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड इनिशियली एंड
फाइनली, नॉट इन बिटवीन। देखो इसमें कैसे होते हैं, लंबे लंबे स्टेप्स होते हैं, मतलब कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, फास्ट होता है, रिवर्ट बैक करना मुश्किल है। तो इसमें इक्विलिब्रियम यहाँ और यहाँ मेंटेन्ड है, जो भी फाइनल और इनिशियल पोजीशन है उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। बीच में इक्विलिब्रियम का कोई सीन नहीं होता, बीच में इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन्ड है। स्टेप्स के बीच में, स्टेप्स के बीच में, ये स्टेप 1 और स्टेप 2 के बीच में कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो भी है उसके में इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। इनिशियल स्टेप और फाइनल स्टेप में इक्विलिब्रियम है, बट बीच में जो स्टेप्स हो रहे हैं उसमें कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं है मेंटेन्ड, जबकि इसके केस में इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड होता है। क्लियर है क्या ये? मैं अभी इसको और अच्छे से समझाऊंगी एग्जांपल के साथ, एक्सपेंशन ऑफ गैस में। तो ये क्लियर है सबको? यस मैम। चलो देखते हैं इसका। इसका एग्जांपल देखते हैं कि वो जो इक्विलिब्रियम वाला है उसका मतलब क्या है। जैसे कि हम अगर लिखे हैं एक्सपेंशन ऑफ गैस, एक्सपेंशन ऑफ बंद कर, एक्सपेंशन ऑफ गैस है ना, ठीक है। हमारे पास है ये कोई कंटेनर है जिसपे हम लोगों ने पिस्टन लगा रखा है, ये ठीक है। कंटेनर में गैस भरा हुआ है और हम लोगों ने पिस्टन से लगा रखा है। पिस्टन के ऊपर हम लोगों ने छोटे छोटे वेट्स रख दिए हैं, ये छोटे छोटे से वेट रख दिए हैं। पिस्टन के ऊपर हम लोगों ने छोटे छोटे से कोई भारी सामान रख दिए हैं। क्या बोला मैंने? पिस्टन, यहाँ पे एक कंटेनर ले रखा है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने एक पिस्टन लगा रखा है, उसमें छोटे छोटे से वेट्स रख दिए हैं, ठीक है। दोनों जगह प्रेशर बिल्कुल सेम है, ऊपर भी प्रेशर पी है, नीचे से भी प्रेशर पी लग रहा है गैस से, ठीक है। इक्विलिब्रियम है, एकदम इक्विलिब्रियम में है। अब क्या हुआ देखो, अब मैंने क्या किया, एक वेट उठा के हटा दिया। एक जो वेट लगा था यहाँ पे, एक जो ये वेट था, छोटे छोटे से वेट, इसको मैंने हटा दिया। हटा दिया तो क्या होगा, गैस एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड करेगा मतलब कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, मतलब कि ये बढ़ेगा ना, ऊपर जाने लगेगा। अब मैंने यहाँ से एक वेट हटा दिया है तो क्या होगा, ये ऊपर जाने लगेगा, गैस एक्सपैंड करेगा ना, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, तो प्रेशर क्या होगा, P माइनस dP, प्रेशर थोड़ी सी कम हो जाएगी, P माइनस dP। ऊपर में भी क्या होगा कि यहाँ का प्रेशर भी P माइनस dP तक में एडजस्ट करेगा। इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, हम लोगों ने सिर्फ एक वेट हटा रखा है। क्या बोला, हमारे जो इनिशियली है, इनिशियली ये कंडीशन है, थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने एक वेट हटा दिया तो गैस एक्सपैंड किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया तो प्रेशर डिक्रीज हो, P माइनस dP। ऊपर का भी फट से जो ऊपर ये dP है, ये बहुत स्मॉल प्रेशर है, बहुत कम प्रेशर डिक्रीज होगा, स्मॉल प्रेशर, बहुत कम स्मॉल प्रेशर। तो ऊपर का भी जो है, ऊपर का प्रेशर जो है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर इक्वल हो जाए तो उसको इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। तो इसके केस में भी यही होगा कि थोड़ा सा अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ है अंदर का, तो बाहर का भी थोड़ा सा प्रेशर को हम, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, उसके बाद ये लोग इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, स्मॉल प्रेशर डिक्रीज। लेकिन अगर हम यही काम, तुम बस एक पत्थर रहने दो और सबको हटा दो, जितने भी यहाँ वेट्स रखे हैं सबको फटाफट हटा दो, क्या होगा, गैस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करेगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर जो है
वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज करेगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा डिक्रीज करेगा, तो मैंने इसको डेल्टा पी से डिनोट किया, पी माइनस डेल्टा पी, ये डेल्टा पी। तो अब बताओ ये जो ऊपर का है प्रेशर, ऊपर का प्रेशर को डेल्टा पी बहुत लार्ज है, ऊपर का प्रेशर लार्ज है। अब बताओ जब डेल्टा पी लार्ज है तो उसको ऊपर के प्रेशर को यहाँ पे मतलब भी पी इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए, पी माइनस डेल्टा पी चाहिए। अब पी माइनस डेल्टा पी के लिए जो भी यहाँ प्रेशर है उसको कम करना है बहुत कम, क्योंकि यहाँ पे तुरंत रैपिड हुआ है, फटाफट हटा दिए हम लोग, फट से मतलब एट वंस सारे वेट्स हटा दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, एक्सपैंड हो गया गैस, यहाँ पे एक्सपैंड हो गया है। तो जो प्रेशर है वो हो गई है हमारी पी माइनस डेल्टा पी, और डेल्टा पी प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हुआ है। अब ऊपर का प्रेशर को बहुत ज़्यादा कम होने के लिए टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, तो ये जो डेल्टा पी है वो लार्ज है, तो इक्विलिब्रियम जो है फाइनली पहुंच जाएगा, पर ये वापस नहीं आ सकता। पर इसके केस में बहुत छोटा है डीपी, तो इसको हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, और इस केस में ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का केस है, क्योंकि इसमें हम लोग फटाफट हटा दिए हैं। तो ये जो डेल्टा पी है वो फाइनाइट टाइम में अचीव तो हो जाएगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, लेकिन बीच में इक्विलिब्रियम नहीं होगा इसके स्टेप्स के बीच में, क्योंकि ये डेल्टा पी बहुत ज़्यादा लार्ज है और इसमें स्मॉल है। छोटे छोटे स्टेप्स में ये पी माइनस डेल्टा पी, फिर एक वेट हटाएंगे तो थोड़ा सा डेल्टा पी और माइनस माइनस डी पी, फिर तो ये सारे स्टेप्स में इक्विलिब्रियम मेंटेन करके चल रहा है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें फटाफट हो गया, बहुत थोड़े टाइम के बाद ये होगा कि ये जो डेल्टा पी है, लार्ज चेंज इन प्रेशर, वो उसको मेंटेन कर लेगा, तो इनिशियल और फाइनली इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। लेकिन बीच के स्टेप्स में इक्विलिब्रियम कोई भी अचीव करना इसमें पॉसिबल नहीं है इस केस में। तो इरिवर्सिबल का केस ये है, और रिवर्सिबल के केस में ये हो जाता है जो मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रही थी। तो रिवर्सिबल के केस में हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, ऑलवेज इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड, ऑलवेज इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। जबकि इसके केस में ऐसा नहीं है, इक्विलिब्रियम इज नॉट मेंटेन्ड इन बिटवीन। ये क्लियर है सब बच्चों को मैं क्या बताना चाह रही हूँ? वैसे भी ये जो ये है, ये इनिशियल केस है, ये जो इक्विलिब्रियम मेंटेन है वो आइडियल केस है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो इनिशियल ये वाला ही पॉसिबल है, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल लाइफ में आइडियल है, मतलब कि वो एग्जैक्ट है, और आइडियल चीज कभी होता नहीं है, कोई भी एग्जैक्ट 100% परफेक्ट थोड़े ना होता है यार। तो आइडियल प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। क्लियर है? इतनी बात पहले ये बताओ, मैंने वो पॉइंट जस्टिफाई करने के लिए ये सब एग्जाम्पल दिया एक्सपेंशन वगैरह का। कौन कौन जुड़ा है यहाँ पे? अनुषा, हिना, कमलेश और यशवर्धन। यस मैम, क्लियर है। पहले का बताना है, कमलेश तुमको लेट ज्वाइन किया? कुछ नहीं बताया था मैंने, यस देखो मैम, ज़्यादा नहीं हुई तो बताऊँ। बस देखो, ये मैंने लास्ट क्लास में ये पढ़ाया था, ये टाइप्स ऑफ प्रोसेस। टाइप्स ऑफ प्रोसेस में मैंने आइसोथर्मल तुमने देखा ही होगा, आइसोबैरिक मतलब होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, और आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम है। एडियाबैटिक के केस का मतलब है कि हमारा जो हीट है, हीट एक्सचेंज डी क्यू लिखा है मैंने, डी क्यू इज इक्वल टू 0, मतलब हीट को तुम कांस्टेंट लेके चलोगे, नो एक्सचेंज ऑफ हीट होगा, कोई भी हीट की एक्सचेंज नहीं होती एडियाबैटिक प्रोसेस में। ये टाइप्स ऑफ हमारे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। अब इस क्लास का बात क्या है, देखो इस क्लास में मैंने बताया कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब जितने भी हम प्रोसेस पढ़े थे, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, उन सबको हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मैंने बताया अभी पहले, वो सारे फर्दर किस में क्लासीफाई हो सकते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में। तो अब मैं बता रही हूँ कि रिवर्सिबल क्या होता है और इरिवर्सिबल क्या होता है। तो रिवर्सिबल ये होता है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस को वो प्रोसेस होता है जिसमें रिवर्स बैक करना, मतलब कि वापस आना ईजी होता है। अब वापस आना किस में ईजी होगा? अब देखो, जैसे कि तुमको मैंने ये सीढ़ी का एग्जाम्पल दिया है, ये सीढ़ी चढ़ रहे हो तुम, अगर तुम ये वाले स्टेप में हो, ये सीढ़ी है तुम्हारा, इसमें यहाँ पे हो, यहाँ से स्टार्ट किया और तुम यहाँ पे हो, तो तुमको रिवर्स बैक करना ईजी है, या तुम यहाँ पे भी पहुंच गए तो रिवर्स बैक करना ईजी है। लेकिन एक बार तुम यहाँ पे पहुंच गए हो, मतलब कि लास्ट वाले सीढ़ी में, तो तुमको फाइनल पोजीशन मतलब इनिशियल पोजीशन में आना मुश्किल है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में बिल्कुल ये वाला चीज होता है कि हम वापस नहीं आ सकते, क्योंकि जो उसमें
जो ये प्रोसेस है ये एक बार में हो जाता है, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म, बस। तो इसमें वापस आने का कोई सीन नहीं होता है। लेकिन जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो स्टेप्स में होते हैं, पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो स्टेप्स में क्या होता है, स्टेप्स में होता है, इसीलिए धीरे धीरे होते हैं। धीरे धीरे होता है तो इसमें पीछे आना ईजी है। कोई भी प्रोसेस अब धीरे धीरे हो रहा है तो उसमें हम पीछे आना ईजी है। अगर मान लो कोई तुम काम स्टार्ट किए हो, यहाँ पे काम का भी दिया था एग्जाम्पल, अगर काम स्टार्ट किए हो तो तुम एक दिन में इतना काम किए, दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन इतना, चौथे दिन पूरा। तो अगर तुमको दूसरे दिन लग रहा है कि नहीं मेरा काम ठीक से नहीं हो रहा है तो तुम वापस आ सकते हो पीछे। लेकिन अगर तुम कोई काम स्टार्ट किया हो आज और तुमने आज ही खत्म कर दिया, तो क्या तुम उस काम को वापस उसी स्टेज में ला सकते हो? नहीं ला सकते हो, इरिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में यही होता है कि ये प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में एक बार में हो जाती है, एक बार में हो जाती है। तो और टाइम फाइनाइट टाइम में, मतलब कि कोई पर्टिकुलर टाइम में पीरियड में हो जाती है। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो हमेशा ही होते रहते हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स में होते रहेंगे और इनफाइनाइट टाइम टू फिनिश, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं ख़त्म होने के लिए ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसीलिए मैंने ये बोला कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो आइडियल होते हैं, वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। प्रैक्टिकल लाइफ में ये होती है, हमारी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है वो ये है, ये नहीं है पॉसिबल। क्लियर है कमलेश? बस यही पोर्शन मिस हुआ था तुम्हारा, फिर स्लो Yes, ma'am. फास्ट ये तो बता ही दिया था, प्रीवियस स्टेप के साथ इक्विलिब्रियम वाला समझा दिया मैंने। क्लियर है ना सबको? Yes, ma'am. चलो ठीक है। ये अब देखो हम लोगों को जो पढ़ना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। कंसेप्ट ऑफ हीट, थर्मोडायनेमिक्स। देखो हीट का मोशन, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नाम है, हीट का मोशन। अब हम लोग पूरी बातें हीट के ऊपर करेंगे, हीट क्या चीज होती है इसके बारे में सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि जो चैप्टर ही है वो हीट के ऊपर है। अब जो अब हीट कोई नहीं समझे तो थर्मोडायनेमिक्स को क्या ही समझे, ठीक है? तो मैंने पहले ही बता दिया है कि एनर्जी का एक्सचेंज, एनर्जी का एक्सचेंज, एनर्जी का एक्सचेंज करना है अगर हमारा, तो हम दो फॉर्म से कर सकते हैं। एक तो है हीट और दूसरा मैंने क्या बताया था, मैं वर्क। मैं बार बार ये यूज कर रही हूँ। अगर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स पूरा अलग है, इसको कोलाइड करने की कोशिश मत करना। अगर तुम सोच रहे हो कि हम फिजिक्स से भी मैच कर ले तो उसमें थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल अलग वे में डील हुआ है, कुछ भी अलग अलग चीजें होंगी, तो उसको बिल्कुल भी इसके साथ मत लिंक करना, ठीक है? कंसेप्ट ऑफ हीट, एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हम दो फॉर्म्स में कर सकते हैं, एक तो हीट एनर्जी के फॉर्म में और दूसरा है वर्क, वर्क के फॉर्म में, ठीक है? अब देखो इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज, हीट और वर्क। मान लो तुम्हारे पास एग्जांपल डेली लाइफ से देते हैं, कोई इंसान है जो बहुत ज्यादा, जिसको कमी है, जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है किसी से, तो एक तो हो सकता है कि तुम जाके उसको खाना पीना, जितने भी एनर्जी हो सकते हैं वो जाके दे दो और उसका जो उसकी जो डेफिशिएंसी है वो पूरा कर दो। एक हो सकता है कि उसके लिए तुम काम कर दो, मतलब कि उसको तुम एनर्जी कैसे दे सकते हो, अगर वो, उसके लिए तुम अगर कोई काम कर दोगे, छोटा सा अगर कोई काम कर दोगे तो उसकी एनर्जी बच जाएगी, तो तुम दो तरीके से उसको ही एनर्जी दे सकते हो ना। वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स में हीट या वर्क के फॉर्म में। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैम वर्क कैसे हो सकता है एनर्जी एक्सचेंज का फॉर्म? तो यही है कि मान लो कोई इंसान बहुत दिनों से भूखा है और वो कोई, मतलब बहुत ज्यादा तबियत, मतलब उसकी जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। अब तुम्हारे पास एक तरीका हो सकता है कि तुम जाके उसको खाना पीना कपड़ा सब चीज प्रोवाइड कर दो, तो वो हीट की तरह एनर्जी दे रहे हो, हीट की फॉर्म में। एक हो सकता है कि तुम खुद जाओ उसके लिए, वो जो जहाँ पे काम करता है, जिस जिस भी जगह में वो काम करता है उसके लिए वो काम कर दो और उसका एक दिन का एनर्जी बचा दो। एनर्जी बचा दोगे तो क्या हो जाएगा, तो उसको उस दिन का पैसा मिलेगा ना। तो दो तरह से उसके लिए या तो काम कर दो या तो तुम उसको हीट एनर्जी दे दो। तो थर्मोडायनेमिक्स में ऐसे होते हैं कि एनर्जी का एक्सचेंज दो फॉर्म्स में पॉसिबल है, हीट के फॉर्म में या वर्क के फॉर्म में, ठीक है? अभी वर्क का भी पढ़ेंगे हम, लेकिन इसमें इस टॉपिक में हम हीट को पूरा डिस्कस करेंगे। तो हीट क्या हुआ बेसिकली? हीट जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो तुम इसको लिखो, एनर्जी नहीं है ये, एनर्जी एक्सचेंज है। एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। देखो अगर सिस्टम और सराउंडिंग मैंने बता रखा है पहले थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है,
तो क्या होता है, हीट एनर्जी क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज है। अगर सराउंडिंग का सिस्टम ज़्यादा है तो यहाँ से चले जाएगी सिस्टम से हीट, अगर अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है तो टेम्परेचर सराउंडिंग से लेके सिस्टम में आएगी, जहाँ से मतलब फ्रॉम हायर टू लोअर आएगा, फ्रॉम हायर टू लोअर बॉडी, ये होता है हीट एक्सचेंज। तो हीट एनर्जी बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इन थर्मोडाइनमिक्स। हीट को तो हीट एनर्जी मत बोलो, एनर्जी एक्सचेंज याद रखना हमेशा, एनर्जी एक्सचेंज का फॉर्म है हीट, किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो, फॉर्म ऑफ ट्रांसफर of energy, form of transfer of energy when there is a temperature difference, when there is a temperature difference। अब भाई अगर टेम्परेचर दोनों बॉडी का सेम है, सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है, तो क्या कुछ एनर्जी फ्लो होगी क्या, तो उस टाइम तुम एनर्जी का एक्सचेंज हीट के फॉर्म में तो नहीं कर सकते हो, उसके लिए कोई अलग टेक्निक होगा, वर्क कर दो या कुछ और कर दो। अगर तुम्हारे पास दो बॉडी है, उन दोनों की टेम्परेचर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम कंडीशंस में, तो उस केस में एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता है। उस केस में जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो किसी और फॉर्म में होगा, मे बी वर्क या किसी और फॉर्म में, पर हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। हीट का एक्सचेंज तभी होगा जब तुम्हारे पास टेम्परेचर डिफरेंस हो, मतलब एक बॉडी जो है वो हायर टेम्परेचर में हो, दूसरा बॉडी लोअर टेम्परेचर में हो, ठीक है, तभी हीट का एक्सचेंज होगा। तो फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है एक्सचेंज एनर्जी when there is a temperature difference, when there is a temperature difference, ठीक है। अब देखो इसका जो सिंबल होता है, हीट का सिंबल होता है, हमें बार बार पता है क्यू, क्यू जो होता है इसका सिंबल है, हीट को हम पूरे चैप्टर में क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसकी जो यूनिट होगी वो होती है एसआई यूनिट, अगर हम डिस्कस करें तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो एनर्जी की होती है, वो कौन सी होती है, जूल। लेकिन जो हम यूज करेंगे इस चैप्टर में वो है कॉमन यूनिट कौन सी है इसकी, कैलोरी, कैलोरी, ठीक है। जूल इसकी एसआई यूनिट है और कॉमन यूनिट हम कैलोरी लेके चलेंगे। अगर एक कैलोरी में कितने होते हैं, कन्वर्शन भी देख लो इसका, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, ये कन्वर्शन फैक्टर है। मैंने बताया कि कंसेप्ट ऑफ हीट हम मतलब ये डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, इसमें हम एनर्जी के हीट के सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक है, एक तो हीट है, दूसरा है वर्क। अब हीट क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, या तो बोल सकते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्यू, इसकी ऐसा यूनिट है जूल, कॉमन यूनिट है कैलोरी। अब कॉमन यूनिट कैलोरी है और कभी जूल में दे दिया तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है, तो इससे तुम कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, फिर अब देखते हैं। यहाँ पे नोट डाल के लिखो, ये जो क्यू है, क्यू मतलब हीट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं क्यू लिखूंगी। कभी भी केमिस्ट्री में, कभी भी केमिस्ट्री में हीट गिवन टू द सिस्टम, देखो सिस्टम को हीट एनर्जी मिली है, गिवन टू द सिस्टम है, यहाँ पे सिस्टम को हीट एनर्जी मिली है, तो हम हमेशा हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, हीट को कैसे लेके चलेंगे, पॉजिटिव क्यू, ठीक है, पॉजिटिव लेके चलेंगे, क्योंकि सिस्टम को हीट एनर्जी मिली है यार, तो सिस्टम के लिए अच्छी बात है, तो इसको तुम पॉजिटिव से याद रखना। कभी भी हीट गिवन बाय द सिस्टम है, यहाँ पे है बाई, बाई मतलब कि हीट एनर्जी जो है सिस्टम से निकली है, एनर्जी निकली है। अगर तुम किसी से एनर्जी ले लो तो तुम क्या नेगेटिव स्टेट में पहुंच रहे हो, मतलब कि तुमसे कोई एनर्जी तुम्हारा छीन लिया है, तो बाई द सिस्टम निकल गया है सिस्टम से, तो इसको तुम नेगेटिव की तरह मान सकते हो, तो क्यों इस केस में नेगेटिव होगा, ठीक है। एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज होगी ना, यहाँ के इस केस में जो एनर्जी है वो सिस्टम की कैसी होगी, डिक्रीज हो जाएगी,
तो डिक्रीज हो जाएगी तो तुम उसको नेगेटिव मान के चलो, नेगेटिव क्यू। ठीक है, तो कभी भी ये क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में मतलब कि आए कि हीट गिवन टू द सिस्टम, तो पॉजिटिव क्यू लेके चलना है, हीट गिवन बाय द सिस्टम नेगेटिव क्यू। ठीक है, ये छोटी छोटी बात ही मैंने बता दिया। अब देखो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सारी जो क्यू की है मतलब हीट के बारे में जितने भी हो सकते हैं वो सारा मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पे। सबको समझ तो आ रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो चलो अब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैस, ये क्या चीज होती है ये देखते हैं। ठीक है, छोटे क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये होता है देखो जो हीट कैपेसिटी होती है वो होती है हमारी, मैं बार बार बता रही हूँ, क्यू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। देखो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखी हूँ मैं यहाँ पे, ये C है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q अपॉन एम डेल्टा टी। इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ, ये है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to raise amount of heat energy required for 1 gram of substance, m मतलब यहाँ पे मास है, for 1 gram of substance to raise the temperature by 1 degree centigrade। क्या बोला मैंने? फॉर्मूला से याद रखना, फॉर्मूला है C का, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो होती है Q अपॉन एम डेल्टा टी। Q इज द हीट, M इज द मास, डेल्टा T इज द टेम्परेचर डिफरेंस। अब मैंने बोला कि जो इसका जो डेफिनेशन होगा वो फॉर्मूला से ये आता है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। जब हम लोग मास फिक्स कर देते हैं, मास किसके लिए फिक्स कर दिए हैं? 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए, तभी स्पेसिफिक है वो। हीट कैपेसिटी होती तो कुछ भी मास होता, स्पेसिफिक लग गया मतलब यहाँ पे 1 ग्राम की बात कर रहा है, मास है हम फिक्स कर चुके हैं। फॉर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू रेज द टेम्परेचर, जो डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, वो 1 डिग्री सेल्सियस है, सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोगों को राइज करना है टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस का। तो उसके लिए जो हमको हीट एनर्जी चाहिए, कितनी हीट एनर्जी चाहिए, उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ध्यान से सुनो, फिर से मैं लास्ट बार रिपीट कर रही हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखो हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब क्या होता है कि वो कितना हीट को रिस्टोर कर सकता है। हीट कैपेसिटी का मतलब अगर तुम इंग्लिश के टर्म्स में जाओगे तो उसका मतलब होता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है हीट को स्टोर करने। अब यहाँ पे बोल दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसका मतलब है कि 1 ग्राम सब्सटेंस को अगर हम लोग 1 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट कर दिए तो उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कितना रिक्वायर होगा, कितना एनर्जी चाहिए होगा उसको 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए उस सब्सटेंस का, उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम दे देते हैं। ठीक है, यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका यूनिट क्या होगा? हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसका फॉर्मूला हुआ हमारे पास, देखो Q अपॉन एम डेल्टा टी है, तो Q की हो गई जूल अपॉन एम की हो गई ग्राम, और ये हो गया हमारा डिग्री सेल्सियस, तो जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये होगा इसका फॉर्मूला। का जो फॉर्मूला है मतलब कि इसका जो यूनिट है, यूनिट क्या होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का? जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यही होगा, यही होगा ना भाई। अब देखो एग्जांपल से समझते हैं इसको।
इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे कि हमारे पास है कोई एग्जाम्पल है, जैसे कि सी, वाटर का सी जो है हमारे पास है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। जो मैंने यहाँ पे वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख, इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए हमें 4.2 जूल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, जैसे कि किसी का भी दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि 1 ग्राम जो भी सब्सटेंस है, 1 ग्राम जो भी पानी है सब्सटेंस है, उसको 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जो हमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है वो देनी पड़ती है 4.2 जूल्स। तो ये इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। क्लियर है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, क्लियर है ये? यस मैम, ये वाटर का है। हाँ, ये वाटर का है 4.2 जूल। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबकी अपनी अपनी होती है, फिक्स होती है। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, दिमाग लगाओ क्या होगा इसमें। सबसे पहले ये बताओ आइसोथर्मल में होता क्या है। मैम प्लीज रिपीट। टेम्परेचर कांस्टेंट। हाँ तो बताओ कमलेश, तुम दिमाग लगा के बताओ कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। मैं तब तक अनुषा को समझाती हूँ। अनुषा का लीव हो गया था। अनुषा देखो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये यहाँ तक तो समझ आ गया था ना। अब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैं बता रही थी, तो इसकी जो फॉर्मूला है वो होती है Q/m∆T। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कभी भी दे तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। इसका मतलब है कि हमें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, क्यू है हीट, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, कितना हीट एनर्जी चाहिए अगर किसी सब 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस लेके चलना है। हम लोगों को कुछ भी मास लेके नहीं चलना है। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करना है तो हमें कितना चाहिए हीट एनर्जी, उसी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ नहीं है, Q/m∆T है। इसका मतलब कितना हीट एनर्जी चाहिए 1 ग्राम सब्सटेंस को अगर 1 डिग्री सेल्सियस से हमें टेम्परेचर बढ़ाना है तो। जैसे एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पे, इसका यूनिट बताया पहले तो। Q की यूनिट होती है जूल, मास की यूनिट होती है ग्राम, टेम्परेचर की यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस। तो इसका यूनिट हो गया जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब मैंने एग्जाम्पल लिया है कि हमारे पास है, मान लो सी किसी भी वाटर का है, मान लो ये वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या है कि 1 ग्राम वाटर लेंगे अगर हम लोग, तो उसको अगर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, हीट करके ही बढ़ाएंगे ना 1 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हीट एनर्जी चाहिए, तो 4.2 जूल्स चाहिए। 4.2 जूल्स चाहिए उसको हीट करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम पानी को अगर तुम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहती हो उसकी एनर्जी को, तो तुमको उसमें 4.2 जूल ऑफ हीट एनर्जी उसमें देना पड़ेगा। इसी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्लियर है अनुषा? अब देखो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में साफ है, हमारे पास जो टी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टी क्या मैम होता है? 0 आएगा क्या? जीरो। जीरो कैसे आएगा बच्चे, देखो यहाँ पे तो जीरो होगा ना, डेल्टा टी जीरो होगा तो 1/0 क्या होता है, 1 कोई भी क्वांटिटी जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होती है। अच्छा हाँ 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 मैम, वही मतलब थोड़ा अलग से समझ रही थी। हाँ तो C इज इक्वल टू Q/m इंटू जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी को हम जीरो लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा C आएगा वो आएगा हमारा इन्फिनिटी। ये क्या होगा, कभी भी याद रखना 1/0 होता है तो वो होती है हमारी इन्फिनिटी, याद रखना ये, ठीक है। तो ये हुआ। अगर हमारा मान लो कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता रही हूँ। एडियाबेटिक के केस में सी क्या होनी चाहिए बताओ। एडियाबेटिक मतलब होता क्या, पहले ये बताओ। मैम इसमें 0 होगा। हाँ हीट एडियाबेटिक, एनर्जी, हाँ हीट एनर्जी जीरो होती है, तो Q इज इक्वल टू जीरो मान लिए। Q इज इक्वल टू जीरो मान लिए तो C इज इक्वल टू Q/m∆T। अब Q की वैल्यू यहाँ पे तुम जीरो रख दो, अपॉन m∆T जो भी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फाइनली यार जीरो ही आएगा।
तो तुम याद रखना जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उसकी वैल्यू कहीं भी 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकती है। मैंने क्या बोला? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि एडियाबैटिक के केस में 0 आया, आइसोथर्मल के केस में इन्फिनिटी आया। इसका मतलब जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज कर सकती है? 0 से लेके इन्फिनिटी तक हमारा रेंज कर सकता है। ठीक है, ये याद रखना। कभी भी पूछ दिया कि अगर सी एडियाबैटिक है ना, ये सी एडियाबैटिक है और ये सी आइसो है, सी आइसोथर्मल कितना होगा? इन्फिनिटी। सी एडियाबैटिक हमारा 0 होगा। तो और वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज कर सकती है? 0 से लेके इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। क्लियर है ये सबको? यस मैम। कमलेश, हीना, अनुषा और यशवर्धन। Yes, ma'am. यस मैम। देखो, अब जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जो भी हमारे पास सी था, सी को हम क्या बोल रहे थे? स्पेसिफिक हीट ये हमारे पास दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक हो सकता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक हो सकता है कांस्टेंट प्रेशर, सीपीसीवी। सीपीसीवी, ठीक है। ये है एट कांस्टेंट वॉल्यूम और ये है एट कांस्टेंट प्रेशर। मैंने क्या बोला कि ये स्मॉल सी चल रहा है ना, सब स्मॉल सी चल रहा है अभी, जितने भी सी है सब स्मॉल सी चल रहे हैं। सी क्या होती है? हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं तो जो उसको हम बोलते हैं सीवी, नीचे वी लिख देना। अगर कभी भी सी के नीचे पी दिखा तो वो एट कांस्टेंट प्रेशर बोल रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें कुछ नहीं होता, एम सॉरी क्यू अपॉन एम डेल्टा टी ही है इसका भी फॉर्मूला, मतलब कि जूल ग्राम डिग्री सेल्सियस, यही है इसकी ऐसा यूनिट। बस यहाँ पे जो है हमारा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। थ्रू आउट द प्रोसेस अगर हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब क्या है कि 1 ग्राम गैस के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली हम। ये चैप्टर बेसिकली गैस से डील करेगा। तो जो हम लोग को टेम्परेचर क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है। कितना डिग्री सेल्सियस? 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है। तो इसमें हमारे इस प्रोसेस में जो भी हीट एनर्जी जाएगी उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। पर यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इस प्रोसेस में जो है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कोई चेंज नहीं होगी गैस की। गैस की वॉल्यूम को चेंज नहीं करना है। वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बट अभी तुमको जो सीवी है, सीवी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसकी डेफिनेशन, इसका कुछ भी चेंज नहीं होगा। बस यहाँ पे एक अदर फैक्टर आ जाएगा कि वहाँ पे जो वॉल्यूम है वो हमारा कांस्टेंट होकर चल रहा है। ठीक है, सीपी के केस में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी क्यू अपॉन एम डेल्टा टी ही होगी। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है वो हो जाएगा हमारा एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे जो प्रेशर ऑफ द गैस है उसको हम कांस्टेंट रख के चलेंगे। सीपी जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो प्रेशर ऑफ द गैस है उसको कांस्टेंट लेके चलेंगे तो कुछ अलग वैल्यू आएगी। तो उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बोल के चलते हैं, जिसको सीपी बोलते हैं। ठीक है, यूनिट वगैरह में कोई चेंज नहीं होगा। मैम ये कांस्टेंट वॉल्यूम का कितना वैल्यू आया है? कुछ वैल्यू नहीं है बच्चे, यही है अभी ये। लेकिन सीवी सीपी अलग अलग चीज है। सीवी ये है, यही है क्यू अपॉन एम डेल्टा टी ही है, और ये भी सीपी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी है। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वही है। बस कंडीशन ऑफ गैस क्या होगा इस बारी, जब गैस को हम प्रेशर को चेंज नहीं होने देंगे, प्रेशर कांस्टेंट होगा यहाँ पे। जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे सीपी कैलकुलेट कराने का, तो हम गैस के प्रेशर को कांस्टेंट लेके चलेंगे और तब देखेंगे कि जो सीपी की वैल्यू है वो स्पेसिफिक कैपेसिटी
एट कांस्टेंट वॉल्यूम कुछ अलग आती है। तो Cp और Cv अलग अलग चीज़ें हैं। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को Cv बोलते हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को Cp बोलते हैं। क्लियर है? यस मैम। अब देखो जो है दूसरा वो है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखो यहाँ तक पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ चुके हैं। इसका हम लोगों ने ये भी देख लिया है कि Cv और Cp भी कोई चीज़ होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। सॉरी, मोलर के बारे में पढ़ेंगे हम। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? तो यहाँ पे हम लोग जो मास है, यहाँ पे मोलर लग चुका है, मोलर लग चुका है, तो यहाँ पे जो है मोलर हीट कैपेसिटी जो होती है ये 1 मोल के लिए होती है, ना कि 1 ग्राम। हमारा जो क्या